नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इतिहास जानने के साधन के रूप में मुद्रा का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि मुद्रा है क्या और मुद्रा किस प्रकार अस्तित्व में आया। साहित्य में इसका किन किन नामों से उल्लेख किया गया है और साथ ही मुद्रा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा प्रत्येक राजा अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने राज्य में मुद्रा का निर्माण करवाता था, जिससे जनता अपने वस्तुओं को आसानी के साथ खरीद सके और बेच सके। नहीं तो जिसमें मुद्रा नहीं था उसमें विनिमय का माध्यम था। आइए सर्वप्रथम मित्रों हम लोग देखते हैं कि जो साहित्य है, तो साहित्य में मुद्रा का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। सर्वप्रथम हम साहित्य में देखते हैं। आइए देखिए मित्रों, अगर ऋग्वैदिक काल को हम लेते हैं तो ऋग्वैदिक काल में गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता था। कोई भी हम वस्तु खरीदना चाहते हैं अथवा कोई भी वस्तु अगर हमारे पास जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को हम लेना चाहते हैं, अगर विनिमय करना चाहते हैं तो किसके माध्यम से करेंगे? गाय के माध्यम से ऋग्वैदिक कालीन लोग करते थे। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या माना गया है? विनिमय का माध्यम माना गया था। तो वैदिक काल में एक शब्द का उल्लेख मिला है, निस्क का उल्लेख मिला है। निस्क एक सोने का आभूषण था जिसका प्रयोग समय समय पे मुद्रा के रूप में भी किया जाता था, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि निस्क मुद्रा ही था। मुद्रा मुख्य रूप से आभूषण था। इसका प्रयोग मुद्रा और आभूषण दोनों रूप में किया जा सकता था। यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, निक्स कहाँ पहने जाने वाला आभूषण था? तो निक्स जो था गले में इसको पहनने वाला आभूषण था। इसको स्त्रियां गले में आभूषण के तौर पे निस्क को पहनती थी। तो निस्क क्या था? गले में पहने जाने वाला आभूषण था, जिसका प्रयोग समय समय पर मुद्रा के रूप में भी किया जा सकता था, वस्तुओं को खरीदने के रूप में भी किया जा सकता था। मुख्य रूप से जो निस्क था वह सोने का होता था, वह स्वर्ण आभूषण था। आगे हम लोग देखते हैं, वैदिक साहित्य में मुद्रा का नाम शतनाम मिलता है, करशापड़ मिलता है, कृषण मिलता है और मासक मिलता है वैदिक साहित्य में। और पाली साहित्य में हम लोग देखें तो पाली साहित्य में मुद्रा का नाम करशापड़ नाम से उल्लेख किया गया है, क्योंकि उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करशापड़ में खरीदा था। तो इसका उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। अगला है अर्थशास्त्र में पड़ तथा करशापड़ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में पड़ तथा करशापड़ का उल्लेख मिलता है। और ब्राह्मण ग्रंथों में आहत मुद्रा को शतनाम कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में आहत मुद्रा को क्या कहा गया है? शतनाम कहा गया है। आइए मित्रों, ये तो थी साहित्य की बात की साहित्य में मुद्रा का उल्लेख किन किन रूपों में किया गया है। अब हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं कि जो मुद्राएं उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, तो जो मुद्राएं उत्खनन में प्राप्त हुई हैं सर्वप्रथम मौर्य काल में ही प्राप्त हुई हैं। तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन थी? आहत मुद्रा थी। इसको क्या कहा गया है? आहत मुद्रा कहा गया है। आहत मुद्रा को जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क मुद्रा कहा गया है। पंचमार्क मुद्रा कहा है। पंचमार्क मुद्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि आहत मुद्रा पे 5 चिन्ह अंकित किए जाते थे, इसलिए जेम्स प्रिंसेप ने क्या कहा है? पंचमार्क मुद्रा कहा है अथवा पंचमार्क सिक्के कहा है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल
एक प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इनके निर्माण विधि के आधार पे इनका नामकरण क्या कर दिया है, आहत मुद्रा कर दिया है। देखिए मित्रों, जेम्स प्रिंसेप इस मुद्रा को क्या कह रहे हैं, पंचमार्क मुद्रा। यही वासुदेव शरण अग्रवाल क्या बोल रहे हैं, आहत मुद्रा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मत यह है कि आहत मुद्राओं का निर्माण ताम्र अथवा रजत के धातु खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता था और उस पे बिंबटक यानी हथौड़े से उस पे चिन्ह अंकित कर दिया जाता था, इसलिए उनको आहत कर दिया। आहत का शाब्दिक अर्थ होता है घायल करना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। जो आहत मुद्राएं प्रचलन में थी वह मौर्य काल में आहत मुद्राएं प्रचलन में थी और आहत मुद्राएं मुख्य रूप से रजत की प्राप्त हुई है और ताम्र की प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस का एक क्वेश्चन है कि मौर्य शासकों की कौन सी मुद्रा थी। ठीक है ना, तो मौर्य शासकों की मुख्य रूप से पर्ण तथा मासक मुद्राएं थी। अगला हम लोग देखते हैं, एक तरह से कहा जाए तो मौर्य काल में टकसाल पे राजकीय नियंत्रण स्थापित हो गया था, क्योंकि टकसाल से जो भी मुद्राएं निकलती थी तो मौर्य शासकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिससे उसको जांचा परखा जा सके कि कौन सी मुद्रा टकसाल से जारी हुई है और कौन सी मुद्रा टकसाल से जारी नहीं हुई है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं, जो मौर्य काल में टकसाल का जो अधिकारी होता था उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, लक्षणा अध्यक्ष हो जाता था। इसी के निर्देशन में क्या होता था, मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। अगला है, जो मुद्राएं मार्केट में आ गई हैं वह वास्तव में सही है कि गलत है, उसका जांच पड़ताल कौन करता था, वह रूपदर्शक करता था। ये भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में पूछा था कि रूपदर्शक कौन होता था। ठीक है ना, तो रूपदर्शक मुद्राओं का जांच करता होता था कि मुद्राएं जाली है कि राजकीय टकसाल से ही जारी की गई है, इसकी जांच पड़ताल करता था। अगला है कि बेबीलोनिया की सेकेल मुद्रा और भारत की आहत मुद्रा, भारत की जो सबसे प्राचीनतम मुद्रा है वह आहत मुद्रा है। दोनों क्या है, सन्निकट हैं, यानी दोनों में क्या है, समकक्ष है, दोनों में समानता है। सर्वप्रथम मित्रों ये बता देते हैं कि मौर्य काल में जो आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो जो मौर्यों का राजकीय चिन्ह था सुमेर पर्वत, सुमेर पर्वत का अंकन प्राप्त होता है। जो मौर्यों का क्या था, राजकीय चिन्ह था सुमेर पर्वत का अंकन प्राप्त होता है। आइए मित्रों, अब हम लोग हिंद यूनानी शासकों की मुद्राओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि हिंद यूनानी शासकों ने किस प्रकार की मुद्राएं जारी की। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं कि हिंद यूनानी शासकों में सर्वप्रथम मिनेंडर ऐसा शासक था जिसने भारत में स्वर्ण मुद्रा का क्या किया था, प्रवर्तन करवाया था, यानी स्वर्ण मुद्रा चलाया था। हिंद यूनानी शासक कौन था, मिनेंडर था, जिसको साहित्य में मिलिंद नाम से भी उल्लेख किया गया है, जिसने क्या किया था, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रवर्तन करवाया था। अगला हम देखते हैं, हिंद यूनानी शासकों पे सर्वप्रथम क्या मिलता है, लेख प्राप्त होता है कि हिंद यूनानी शासकों ने क्या किया था, सर्वप्रथम अपनी मुद्राओं पे लेख लिखवाना स्टार्ट किया था। अगला हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम क्या किया था, लेख लिखवाना स्टार्ट किया था और यूनानी स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था, स्टेटर कहा जाता था, और रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था, द्रक्ष्य कहा जाता था। यूनानी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, स्टेटर कहा जाता था, और रजत मुद्रा को द्रक्ष्य कहा जाता था। और जो मिनेंडर
की जो मुद्रा है उस पे पल्लस देवी का अंकन प्राप्त होता है। यह एक यूनानी देवी थी जिसके और यूनानी देवी मिनेंडर के मुद्राओं पे प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं मिनेंडर की जो मुद्रा है वो क्या है, द्विभाषी है। इस पे 2 भाषाओं में और 2 लिपियों में लेख प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं मिनेंडर की जो मुद्राओं पे उपाधि दी गई है, मुद्राओं पे जो उपाधि लिखी गई है उसमें सोटर है और डीकेऊ है। मिनेंडर की क्या उपाधि है, सोटर और डीकेऊ, 2 उपाधि उसकी मुद्राओं पे प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि शक शासकों की मुद्राएं, कि शक शासकों की मुद्राओं पे क्या उल्लेख मिलता है, किसका अंकन मिलता है। कि जो शक शासक थे, शक शासकों की मुद्राएं जो प्राप्त हुई है वह गांधार क्षेत्र से प्राप्त हुई है। गांधार का मतलब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। और शक शासकों ने कोई नई प्रकार की मुद्रा जारी नहीं किया, बल्कि क्या किया था कि जो यूनानी शासकों द्वारा जो मुद्राएं जारी की गई थी उन्हीं का ये लोग क्या किए थे, अनुकरण किए थे। यूनानी शासकों के मुद्राओं का ये लोग क्या किए थे, अनुकरण किए थे। कोई नई मुद्रा नहीं चलाए थे। जिस प्रकार हिंद यूनानी शासकों ने अपने मुद्राओं को चलाए थे, ठीक वैसे ही ये लोग क्या किए थे, शक शासकों ने भी चलाए थे। कि शक शासकों की मुद्राओं पे वृषभ का अंकन मिलता है, गज है, अश्व है, चीता है, सिंह। शक शासकीय मुद्राओं को क्या मिलता है, वृषभ है, गज है, अश्व है, चीता है, सिंह है आदि का अंकन प्राप्त होता है। कि जो शक शासकों ने ताम्र और रजत 2 धातुओं की मुद्राओं का प्रवर्तन करवाए थे। हम लोग अब अगला वंश के बारे में देखते हैं, सातवाहन शासकों की मुद्राएं। तो जो सातवाहन शासक थे, कि जो सातवाहन शासकों की जो मुद्राएं हैं मुख्य रूप से नासिक से प्राप्त हुई है। नासिक आधुनिक महाराष्ट्र में है। कहाँ से प्राप्त हुई है, नासिक से प्राप्त हुई है। सातवाहन वंश का एक शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के मुद्रा पे जलपोत का अंकन प्राप्त होता है। किसका अंकन प्राप्त होता है, जलपोत का अंकन प्राप्त होता है, यानी पानी वाली जहाज का अंकन प्राप्त होता है। जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है सातवाहनों की जो नाविक सेना थी काफ़ी मजबूत थी, जिस आधार पे इनके मुद्राओं पे क्या होता है, पानी वाले जहाज का अंकन प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो सातवाहन शासकों की जो मुद्राएं थी मुख्य रूप से शीशे की, पोर्टीन की और तांबा, शीशे की, पोर्टीन की और तांबा की प्राप्त हुई है। यानी शीशा, पोर्टीन और तांबा को हिंद धातु माना गया है। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि सातवाहनों की जो आर्थिक स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, इसीलिए लोग क्या किए थे, अपनी मुद्राओं को चलवाने में हिंद धातुओं का प्रयोग किए थे। अगला हम लोग देखते हैं जो सातवाहनों की शीशे की मुद्रा प्राप्त हुई है वह त्रिपुरी से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, त्रिपुरी से प्राप्त हुई है। सातवाहन शासकों की शीशे की मुद्रा पे, यानी जो शीशे की मुद्रा है उस पे किसका अंकन मिलता है, गज का अंकन मिलता है और मत्स्य का अंकन मिलता है। अगला हम लोग मित्रों देखते हैं कि सातवाहन शासकों की जो मुद्राओं पे जो लेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और जबकि उसकी भाषा है वो क्या है, प्राकृत है। लेख क्या है, ब्राह्मी लिपि है और उसकी भाषा क्या है, प्राकृतिक है। मित्रों, मुद्राओं के माध्यम से किसी भी वंश अथवा किसी भी शासक के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कला आदि की जानकारी प्राप्त होती है कि उन शासकों के शासनकाल में किस प्रकार की आर्थिक दशा थी, किस प्रकार की राजनीतिक दशा थी, किस प्रकार की कलाकृतियाँ थी, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। आइए मित्रों अब हम लोग
कुषाण शासकों की मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुषाण जो शासक थे वो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे। आइए हम लोग देखते हैं कि कुषाण शासकों में सर्वप्रथम कुजुल कदफिसेस था, और कुजुल कदफिसेस का जो लड़का था भीम कदफिसेस था। कुजुल कदफिसेस यानी कुषाण वंश का जो संस्थापक कौन था? कुजुल कदफिसेस था, और जो उसका पुत्र था अथवा उत्तराधिकारी था वह भीम कदफिसेस था। भीम कदफिसेस ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रवर्तन करवाया था: स्वर्ण, रजत और ताम्र। सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा का प्रवर्तन करवाया था। और भीम कदफिसेस भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने भारतीय उपाधि महेश्वर की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? महेश्वर की उपाधि धारण किया था। और भीम कदफिसेस ही भारत का पहला शासक था जिसके मुद्रा पे शिव तथा उनका जो वाहन नंदी है उसका अंकन प्राप्त होता है। किसके मुद्रा पे? भीम कदफिसेस की मुद्रा पे शिव और उनका वाहन नंदी का अंकन प्राप्त होता है। और कुषाण वंश का जो अगला शासक है कनिष्क। कनिष्क की ताम्र मुद्रा पे सावो कनिष्की लेख प्राप्त होता है। कौन सा लेख प्राप्त होता है? सावो कनिष्की लेख प्राप्त होता है। अगला हम लोग देख रहे हैं, कनिष्क भारत का पहला ऐसा शासक था जिसके मुद्राओं पे किसका अंकन प्राप्त होता है? बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है। कनिष्क भारत का पहला ऐसा शासक था जिसके मुद्राओं पे किसका अंकन प्राप्त होता है? बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है, क्योंकि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था जो क्या करता है? अपनी मुद्राओं पे बुद्ध के छवि का भी अंकन करवाता है। इसके पहले आप लोगों को मैं बताया हूँ हिंद यूनानी शासक। एक हिंद यूनानी शासक होता है मेनेंडर। मेनेंडर भी बौद्ध धर्म में अपनी आस्था रखता था, लेकिन वह क्या नहीं किया था? अपनी मुद्राओं पे महात्मा बुद्ध को कोई स्थान नहीं दिया था। सर्वप्रथम अपनी मुद्राओं पे कौन स्थान दे रहा है? कनिष्क ही ऐसा शासक है जो अपनी मुद्राओं पे महात्मा बुद्ध के छवि का प्रथम बार क्या करता है? अंकन करवाता है। अगला हम लोग देखते हैं, कनिष्क बुद्ध के साथ ही साथ अपनी मुद्राओं पे शिव का भी अंकन किस नाम से करवा रहा है? ओएसो नाम से अपनी मुद्राओं पे क्या कर रहा है? उनका अंकन करवा रहा है। किसका? शिव का। तो कनिष्क की मुद्राओं पे शिव का भी अंकन है और बुद्ध का भी अंकन है। एक तरह से भी कहा जाता है कि जो कुषाण शासकों का साम्राज्य था वह काफ़ी विस्तार था, और कुषाण शासकों के राज्य से ही होकर रेशम का व्यापार होता था। इसलिए कुषाण शासकों की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी मजबूत थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं, कनिष्क ने अपनी मुद्राओं पे यूनानी लिपि का प्रयोग किया था। कनिष्क अपनी मुद्राओं पे जो लेख लिखवाया था उस लेख के लिए किस लिपि का प्रयोग किया था? यूनानी लिपि का प्रयोग किया था। आइए मित्रों, अब हम लोग गुप्त शासकों की मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, कुषाण साम्राज्य के विघटन के बाद संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। तो गुप्त शासकों ने क्या करते हैं? इन छोटे छोटे राज्यों को संगठित करने के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्थाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में गुप्त शासकों ने अपनी उत्कृष्टता हासिल की थी। आइए मित्रों, अब गुप्त शासकों के मुद्राओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम
चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं पे लिच्छवय शब्द का अंकन करवाता है। लिच्छवय शब्द का अंकन करवाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की लिच्छवय प्रकार की मुद्रा को राजा रानी प्रकार की मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने माता और पिता का अपनी मुद्राओं पे अंकन करवाया था। साथ ही उसके पृष्ठभाग पे लिच्छवय शब्द का अंकन प्राप्त होता है, क्योंकि मित्रों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लिच्छवी एक गणराज्य था और उसी का वो क्या करता है, अंकन करवाता है, लिच्छवय। अगला हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम क्या किया था, स्वर्ण मुद्रा को चलाया था। अगला हम लोग देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन करवाया था, यानी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं को उसने अस्तित्व में लाया था। अगला है जो समुद्रगुप्त की बीड़ा प्रकार की मुद्रा है, तो समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होना सिद्ध करती है, क्योंकि उसके मुद्राओं के अग्रभाग पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे विद्वानों की यह मान्यता है कि समुद्रगुप्त क्या था, बीड़ा बजाने में भी दक्ष था। किसकी मुद्राओं पे बीड़ा का अंकन प्राप्त होता है, वह समुद्रगुप्त के मुद्राओं पे बीड़ा का अंकन प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं, जो गुप्त शासकों की जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है वह बयाना ताम्रनिधि से प्राप्त हुई है। बयाना ताम्रनिधि से प्राप्त हुई है। बयाना कहाँ है, राजस्थान में है। वहीं से क्या हुई है, गुप्त शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो गुप्त वंश का एक ऐसा शासक है कांच, गुप्त वंश का एक ऐसा शासक है कांच, जिसका नाम गुप्त वंशावली में नहीं प्राप्त होता है। फिर भी विद्वानों की मान्यता यह है कि यह कांच जो है गुप्त वंश का ही शासक है। जो कांच नामधारी सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बलिया से प्राप्त हुए हैं, जौनपुर से प्राप्त हुए हैं और टांडा से प्राप्त हुए हैं। तो जो कांच की मुद्राओं पे लक्ष्मी का अंकन प्राप्त होता है। किसका अंकन प्राप्त होता है, लक्ष्मी का अंकन प्राप्त होता है, जो धन की देवी है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन करवाया था। कितने, 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन करवाया था, और अपने पिता द्वारा परिवर्तित मुद्रा को बंद करवा के 8 प्रकार की मुद्राओं को क्या किया था, अस्तित्व में लाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद, शकों का भारत पे बहुत भयंकर आक्रमण हुआ था, उनको पराजित करने के उपरांत वो क्या करता है, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने के बाद अब वो क्या करता है, चांदी की मुद्रा अस्तित्व में लाता है। किसकी मुद्रा, चांदी की मुद्रा अस्तित्व में लाता है। मित्रों अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। मित्रों गुप्त शासकों की चांदी की मुद्रा को रूपका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी की मुद्रा चलाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था, रूपका कहा जाता था। गुप्त शासकों ने अपनी मुद्राओं पर जो लेख लिखवाए थे वह ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। गुप्त शासकों ने जो अपनी मुद्राओं पर लेख लिखवाए थे वह किस लिपि में लिखवाए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे, जबकि उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। भाषा संस्कृत थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। वर्तुलाकार ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। हम लोग अगला देखते हैं, गुप्त वंश का जो अगला शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की मुद्रा पे गरुड़ ध्वज का अंकन प्राप्त होता है। गरुड़ आप लोग जानते भी होंगे, गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो स्कंदगुप्त क्या करता है, अपने राज चिन्ह को अपनी मुद्राओं पे क्या करता है, उसको अंकित करवाता है। क्या, गरुड़ ध्वज का अंकन करवाता है। और स्कंदगुप्त के सिक्के स्कंदगुप्त के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो क्या है, सभी शासकों से भारी है। मित्रों ये भी कहा जाता है
कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। हुड़ों के आक्रमण से स्कंदगुप्त की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिससे वह क्या किया था, स्वर्ण मुद्राओं में थोड़ा बहुत अन्य धातुओं को मिलाने का काम किया था, जिससे क्या हो गई थी, स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं का जो वजन था काफ़ी भारी हो गया था। अगला हम लोग देखते हैं मित्रों, गुप्त शासकों के बाद गुप्त साम्राज्य का विघटन होने के बाद देश में फिर छोटे छोटे वंशों का उदय होने लगता है। उनके द्वारा भी कुछ मुद्राओं का परिवर्तन करवाया गया था। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं उसमें कौन कौन है। सर्वप्रथम मौखरियों का नाम आता है। जो मौखरी शासकों की जैसे सर्ववर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वह फैजाबाद के भिटौरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। मौखरियों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? फैजाबाद के भिटौरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। उसके बाद से जो वर्धन वंश का जो शासक था हर्षवर्धन की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वह प्रतापशील और शिलादित्य नाम से प्राप्त हुई है। प्रतापशील और शिलादित्य नाम से प्राप्त हुई है। और हर्ष की मुद्राओं पे शिव पार्वती का अंकन प्राप्त होता है। मित्रों, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो हर्ष था वह बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। तो बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था तो उसने अपनी मुद्राओं पे बुद्ध के छवि का अंकन न करवा के किसका अंकन करवाया था? शिव पार्वती का अंकन करवाया था। ये भी कहा जा सकता है कि हर्ष बौद्ध धर्म अपनाने के पूर्व ऐसे मुद्राओं का परिवर्तन करवाया था जिन मुद्राओं पे क्या है, शिव पार्वती का अंकन प्राप्त होता है। और हर्ष का एक प्रतिद्वंदी शासक था बंगाल नरेश शशांक, जिसको गौड़ नरेश भी कहा जाता है और बंगाल नरेश भी कहा जाता है। उसकी भी स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं प्राप्त हुई है बंगाल और बिहार से। शशांक की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? बंगाल से और बिहार से प्राप्त हुई है। अब हम मित्रों अब लोग आगे देखते हैं। राजपूत शासकों में सर्वप्रथम गांगेय ने क्या किया था? स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन करवाया था। राजपूत शासकों में गांगेय एक ऐसा पहला शासक था जिसने क्या किया था? स्वर्ण मुद्रा चलाया था। उसके बाद राजपूतों में सिक्के प्रचलित करने का श्रेय, क्रमिक रूप से सिक्के प्रचलित करने का श्रेय गढ़वाल शासकों को दिया जाता है। मित्रों, हम लोगों ने अभी तक वैदिक काल से लेके गुप्त काल तक के यानी हर्ष और शशांक मौखर्य तक के काल का मुद्राओं का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको मैं लास्ट में बताने के लिए रखा था। आप लोगों को बता देता हूँ कि मुद्राओं से, मुख्य रूप से मुद्राओं से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो जानकारी प्राप्त होती है वह 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक की इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से किससे प्राप्त हो रही है? मुद्राओं से प्राप्त हो रही है। 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक की जानकारी किससे प्राप्त हो रही है? मुख्य रूप से मुद्राओं से प्राप्त हो रही है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है, किसी भी शासक की मुद्रा अगर प्राप्त हो रही है तो उसका वजन क्या था? तो उसका वजन मुख्य रूप से ग्रेन में मापा जाता था। ग्रेन में, भारतीय इकाई नहीं है, ग्राम में नहीं मापा जाता था, उसको किस में मापा गया है? ग्रेन में मापा गया है। तो एक ग्रेन बराबर 64 मिलीग्राम होता है। एक ग्रेन बराबर कितना होता है? 64 मिलीग्राम होता है। मित्रों, आज हम लोगों ने इतिहास जानने के साधन के रूप में मुद्राओं का अध्ययन किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को